मुझे लगा था बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, पर जब मैंने उस लड़की का पेट देखा 7वें महीने का, तो समझ आया कि ये सिर्फ प्यार की शादी नहीं, ज़रूरत की शादी थी। और जब मैंने उसका असली सरनेम सुना, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो नीची जात की थी। मेरे बेटे ने न सिर्फ अंतरजातीय शादी की थी, बल्कि मुझसे 7 महीने तक छुपाई भी थी। लेकिन शुरुआत से बताती हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मैं एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार से हूँ। दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहती थी। मेरा बेटा आदित्य मेरी आंखों का तारा था। उसके पिताजी का देहांत 10 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। तब आदित्य सिर्फ 16 साल का था। मैंने अकेले उसे पाला, पढ़ाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। दिन रात मेहनत की, ट्यूशन पढ़ाए, लोगों के घर खाना बनाया, त्योहारों पर पूजा कराई। हर पैसा बचाकर उसकी पढ़ाई में लगाया। आदित्य होशियार था। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पिछले 4 साल से बेंगलोर में काम कर रहा था। महीने में एक बार घर आता था। फोन पर रोज बात होती थी। मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। अपनी जात में अच्छे घर की लड़की। मेरा सपना था कि एक सुंदर सी बहू आएगी, घर में रौनक आएगी, फिर पोते पोतियों की किलकारी गूंजेगी। उस दिन सुबह की थी, जनवरी की ठंडी सुबह। मैं रसोई में चाय बना रही थी, अदरक काट रही थी, चीनी की डिब्बी खोल रही थी। बाहर कोहरा छाया हुआ था। मेरे पड़ोस की शर्मा आंटी मंदिर से लौट रही थीं। उनकी घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने पूजा घर में दिया जलाया था। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ठीक 8 बजे मेरा फ़ोन बजा। आदित्य का नाम स्क्रीन पर चमका। मैंने हाथ पोंछे फ़ोन उठाया। हाँ बेटा, कैसा है? मैंने कहा। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, थोड़ी घबराहट, थोड़ी जल्दबाजी। बोल बेटा, क्या हुआ? मैंने चूल्हे की आंच धीमी कर दी। माँ, मैंने शादी कर ली है, उसने एक सांस में कहा। मेरे हाथ से चम्मच छूटकर फर्श पर गिर गया। खनखनाहट गूंजी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, मुंह सूख गया। माँ, तुम वहां हो? उसने पूछा। क्या क्या कहा तूने? मेरी आवाज कांप रही थी। शादी कर ली? कब? किससे? माँ, कृपया शांत रहो, मैं सब समझाता हूँ, वो बोला। उसका नाम प्रिया है। हम पिछले 2 साल से साथ हैं। हमने 3 महीने पहले कोर्ट में शादी कर ली थी। 3 महीने पहले? मेरी आवाज ऊंची हो गई। और तूने मुझे बताया तक नहीं? मैं तेरी माँ हूं। माँ, मुझे पता था तुम समझोगी नहीं, इसलिए। उसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं समझूंगी? बेटा, मैंने तेरे लिए इतने रिश्ते देखे, तूने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, वो कौन है, कहाँ की है, किस घर की है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, वो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा, उसने कहा। उसका पूरा नाम क्या है? किस जात की है? मैंने पूछा। मेरे मन में एक डर उठ रहा था। माँ, ये सब मायने नहीं रखता, उसने कहा। मायने रखता है आदित्य, बोल, किस जात की है? मेरी आवाज में सख्ती आ गई। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, वो अनुसूचित जाति से है माँ। मेरे हाथों से फोन छूटने वाला था। मैंने किसी तरह पकड़ा। छाती में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। मैं धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। सांस फूल रही थी। माँ, माँ तुम ठीक हो? उसकी आवाज दूर से आ रही थी। तूने क्या किया आदित्य? मैं रोने लगी। मैंने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण संस्कार दिए, और तूने नीची जात की लड़की से शादी कर ली? माँ, कृपया ऐसे मत बोलो।
जात पात की व्यवस्था अब पुरानी हो गई है, वो बोला। पुरानी? मैं चीखी। तेरे बाप दादों ने जो परंपरा निभाई वो पुरानी हो गई। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। माँ, जो लोग जात के नाम पर आगते हैं उनकी परवाह मत करो, उसने कहा। परवाह न करूं? बेटा, हम समाज में रहते हैं, अकेले नहीं। तेरी शादी का मतलब सिर्फ तू और वो लड़की नहीं, पूरे घराने की इज्जत है। मैं रो रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। पल्लू से पोंछती रही। माँ, एक बार उससे मिलो, कृपया, तुम्हें अच्छी लगेगी, उसने कहा। नहीं मिलना मुझे किसी से, मैंने फोन काट दिया। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। चाय का पानी उबलकर बाहर गिर रहा था, धुआं उठ रहा था। मैंने चूल्हा बंद किया, रसोई के फर्श पर बैठ गई, सिर पकड़ लिया, रोती रही बहुत देर तक। पड़ोस की शर्मा आंटी दरवाज़ा खटखटाने लगीं। सुनीता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उनकी आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। अंदर से सिटकनी लगा ली। पूजा घर के सामने बैठ गई, भगवान की मूर्ति को देखती रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने क्या गुनाह किया था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? अगले 2 दिन मैंने किसी से बात नहीं की। आदित्य ने 20 बार फोन किया, मैंने एक बार नहीं उठाया। खाना नहीं खाया, पानी भी मुश्किल से पिया। बस पूजा घर में बैठी रही, मंत्र पढ़ती रही। शायद भगवान कोई चमत्कार कर दें, शायद ये सब एक बुरा सपना हो। पर नहीं, ये सच था। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया था। तीसरे दिन शर्मा आंटी जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। सुनीता, दरवाज़ा खोल, अगर नहीं खोला तो मैं पुलिस बुला दूंगी। मैंने किसी तरह उठकर दरवाज़ा खोला। शर्मा आंटी अंदर घुसी। मेरा चेहरा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। मेरे बाल बिखरे हुए थे, साड़ी मैली हो गई थी, आंखें सूजी हुई थीं, होंठ फटे हुए थे। हे भगवान, तेरी ये क्या हालत है? उन्होंने मेरे कंधे पकड़े। क्या हुआ? आदित्य ठीक तो है? आदित्य ठीक है, मैंने धीरे से कहा, पर मैं खत्म हो गई हूं। क्या बात है, मुझे बता। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया। मैंने उन्हें सब बता दिया, आदित्य की शादी, वो लड़की की जात, सब कुछ। शर्मा आंटी सुनती रहीं, उनका चेहरा सख्त होता गया। हाय राम, उन्होंने माथा पीटा। ये क्या हो गया? आदित्य ने ऐसा कैसे कर दिया? तूने उसे इतना अच्छा पाला और उसने। मैं फिर रोने लगी। शर्मा आंटी ने मुझे गले लगाया, पीठ थपथपाई, पर उनकी आंखों में भी निराशा थी और कुछ और भी था। शायद घृणा, शायद दया, मुझे नहीं पता। सुनीता, अब तू क्या करेगी? उन्होंने पूछा। मैं नहीं जानती, मैंने कहा। मैं बस उससे बात नहीं करना चाहती। पर बेटा है तेरा, कब तक नहीं बोलेगी? उन्होंने कहा। जब तक वो उस लड़की को छोड़ नहीं देता, मैंने दांत पीसते हुए कहा। शादी हुई तो क्या, तलाक हो सकता है, अभी भी वक्त है। शर्मा आंटी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे थपथपाती रहीं। फिर उठकर रसोई में गईं, चाय बनाई, खिचड़ी बनाई, मुझे खिलाने की कोशिश की। मैंने 2-4 निवाले खाए, गले से नहीं उतर रहे थे, पर उन्होंने जिद की तो मैंने खा लिया। वो चली गई तो मैं फिर अकेली रह गई। घर बिल्कुल खाली लग रहा था। दीवारों पर आदित्य की तस्वीरें लगी थीं, बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की। हर तस्वीर में उसकी मुस्कान थी, मेरी मुस्कान थी। अब वो मुस्कान झूठी लग रही थी। मैंने एक एक तस्वीर उतार दी, अलमारी में बंद कर दी, देखना नहीं चाहती थी। शाम को मेरे भाई राजेश का फ़ोन आया। वो नोएडा में रहते थे। उनकी पत्नी संगीता थी, 2 बच्चे थे। राजेश मुझसे 5 साल बड़े थे। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला था। आदित्य की पढ़ाई में भी उन्होंने मदद की थी।
दीदी कैसी हो? उन्होंने पूछा। ठीक हूं, मैंने कहा। आवाज लड़खड़ा गई। आवाज से नहीं लग रहा, कुछ हुआ क्या? उन्होंने पूछा। मैं चुप रही, फिर रो पड़ी। राजेश घबरा गए। दीदी क्या हुआ? आदित्य ठीक तो है? मैंने उन्हें भी सब बता दिया। वो सुनते रहे, फिर एक गहरी सांस ली। ये तो बहुत गलत हुआ दीदी, उन्होंने कहा। आदित्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम तुझे बता तो देता। बताता तो मैं होने नहीं देती, मैंने कहा। अब जो हो गया सो हो गया, राजेश बोले। अब देखना ये है कि आगे क्या करना है। मैं उस लड़की से नहीं मिलना चाहती, मैंने कहा। मैं आदित्य से भी बात नहीं करना चाहती। दीदी, वो तेरा बेटा है, और अगर उसने शादी कर ही ली है तो शायद तुझे स्वीकार करना पड़े, राजेश ने कहा। कभी नहीं, मैं चीखी। मैं कभी नहीं स्वीकारूंगी। वो ब्राह्मण नहीं है, वो हमारे बराबर नहीं है। दीदी, जात पात अब, राजेश ने कहना शुरू किया। मत बोल मुझे ये सब, मैंने फोन काट दिया। मैं पूरी रात जागती रही। बार बार एक ही सवाल मन में आता, कहाँ गलती हो गई? मैंने आदित्य को गलत संस्कार दिए क्या? मैंने उसे ढंग से नहीं पाला, या फिर वो लड़की ने उसे फंसा लिया? हाँ, यही हुआ होगा। उसने जादू टोना किया होगा, मेरे भोले बेटे को अपने जाल में फंसा लिया होगा। नीची जात के लोग ऐसे ही होते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, ऊंची जात में घुसने की कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते आदित्य ने रोज फोन किया। मैंने एक बार नहीं उठाया। उसने संदेश भेजे, माँ कृपया फोन उठाओ, मुझसे बात करो, मैं समझाना चाहता हूँ। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। शर्मा आंटी रोज आती, मुझे दिलासा देती, पर उनकी आंखों में भी वही भाव था, तरस, घृणा। मोहल्ले में खबर फैल गई थी, लोग फुसफुसाते, सुनीता के बेटे ने नीची जात में शादी कर ली। कितनी शर्म की बात है। बेचारी सुनीता, इतना पाला पोसा, और बेटे ने ऐसा धोखा दिया। मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सब्जी लेने भी नहीं जाती थी, शर्मा आंटी ला देती। मैं बस घर में बैठी रहती, पूजा करती, रोती, सोती, फिर जागती, फिर वही सब। जिंदगी एक लूप बन गई थी। 2 हफ्ते बाद राजेश घर आए। संगीता भाभी भी साथ थीं। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला। राजेश ने मुझे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। दीदी, तेरी ये क्या हालत बना ली? उन्होंने कहा। मैं चुप रही। वो अंदर आए, बैठे। संगीता भाभी रसोई में गईं, चाय बनाने लगीं। दीदी, मैं आदित्य से बात की, राजेश ने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा, बोली, नहीं, वो बहुत परेशान है। वो तुझसे मिलना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है, राजेश ने कहा। मुझे नहीं मिलना, मैंने कहा। दीदी, वो तेरा बेटा है, एक बार मिल ले, बात कर ले, राजेश ने समझाया। वो अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैंने कहा। जिस दिन उसने नीची जात में शादी की, उस दिन से वो मर गया मेरे लिए। दीदी, इतना बड़ा फैसला मत ले, संगीता भाभी बोली। वो चाय लेकर आई थीं। एक बार उस लड़की से मिल ले, शायद वो अच्छी हो। कोई नीची जात की लड़की अच्छी नहीं हो सकती, मैंने कहा। उन्होंने मेरे बेटे को फंसाया है, पैसे के लालच में, क्योंकि आदित्य की अच्छी नौकरी है। दीदी, ऐसा मत सोच, राजेश ने कहा। हो सकता है वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हों। प्यार? मैं बोली। प्यार तो अपनी जात में भी हो सकता है। पूरी दुनिया में लड़कियां नहीं थी क्या? ब्राह्मण लड़कियां नहीं मिलती क्या? राजेश ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे मैं नहीं मानूंगी। हम तीनों चुपचाप चाय पीते रहे। फिर राजेश ने कहा, दीदी, एक बात बताऊं? बोलो, मैंने कहा। आदित्य ने कहा कि वो लड़की, वो गर्भवती है, राजेश ने धीरे से कहा। मेरे हाथ से प्याला छूट गया। चाय फर्श पर गिर गई।
प्याला टूट गया। मेरा मुंह खुला रह गया। क्या क्या कहा तूने? वो 7वें महीने की गर्भवती है। 2 महीने बाद बच्चा होने वाला है, राजेश ने कहा। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी। मैं उठ खड़ी हुई, सिर चकरा गया, दीवार का सहारा लिया। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे ने, उसने गर्भवती 7वें महीने की? दीदी संभल। संगीता भाभी ने मुझे पकड़ा, बिठाया, पानी पिलाया। तो मतलब शादी इसलिए की? मैं बड़बड़ाई, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी, वरना शायद शादी भी नहीं करता। दीदी ऐसा मत सोच, राजेश ने कहा। तो और क्या सोचूं? मैं चीखी। मेरा बेटा एक नीची जात की लड़की के साथ, और अब वो गर्भवती है। पूरा मोहल्ला क्या कहेगा? पूरा समाज क्या कहेगा? मैं रोने लगी, जोर जोर से। संगीता भाभी मुझे गले लगाकर रोती रहीं। राजेश बाहर छत पर चले गए। उनकी आंखें भी गीली थीं। थोड़ी देर बाद राजेश अंदर आए। दीदी, एक बात और है, उन्होंने कहा। और क्या बचा है बताने को? मैंने कहा। आदित्य अगले महीने दिल्ली आ रहा है। वो तुझसे मिलना चाहता है। उस लड़की को भी मिलवाना चाहता है, राजेश ने कहा। मुझे नहीं मिलना किसी से, मैंने कहा। दीदी, वो आएगा, तू चाहे या न चाहे। वो तेरा बेटा है, तेरा घर है, उसका हक है यहां आने का, राजेश ने कहा। तो आ जाए, पर मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगी। मैं घर से बाहर चली जाऊंगी, मैंने कहा। जैसी तेरी मर्जी, राजेश ने कहा। पर मैं तुझसे बस इतना कहूंगा, एक बार मिल ले, बात कर ले, फिर जो फैसला लेना हो ले लेना। मैंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों थोड़ी देर बाद चले गए। मैं फिर अकेली रह गई। रात भर सोई नहीं, बस एक ही बात सोचती रही। मेरा बेटा पिता बनने वाला है, पर वो बच्चा आधा नीची जात का होगा। मेरा पोता या पोती मिश्रित खून का। ये सोचकर मेरा दिल टूट गया। मैंने जो सपने देखे थे, शुद्ध ब्राह्मण पोता, यज्ञोपवीत संस्कार, वेद पाठ, सब धूल में मिल गए। अगले 3 हफ्ते और भी मुश्किल थे। मैं बीमार पड़ गई, बुखार आ गया, खाना पीना छूट गया। शर्मा आंटी ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने दवाइयां दी, कहा तनाव कम करो। पर तनाव कैसे कम होता? मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। फरवरी का आखिरी हफ्ता था। राजेश का फोन आया। दीदी, आदित्य कल आ रहा है, दोपहर की फ्लाइट है, शाम तक घर पहुंच जाएगा। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तैयार नहीं थी। मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी। उस लड़की को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। राजेश, मैं घर नहीं रहूंगी, मैंने कहा। दीदी, कहाँ जाएगी? उन्होंने पूछा। तेरे घर आ जाऊंगी, मैंने कहा। ठीक है, आ जा, उन्होंने कहा। पर दीदी, ये भागना कब तक चलेगा? मैं नहीं भाग रही, मैं बस तैयार नहीं हूं, मैंने कहा। ठीक है, जब तैयार हो जाए तब मिल लेना, राजेश ने कहा। अगले दिन सुबह मैंने एक बैग में कुछ कपड़े भरे, पूजा का सामान लिया, राजेश के घर के लिए निकल गई। पड़ोस वालों को बता दिया कि कुछ दिन भाई के घर जा रही हूं। शर्मा आंटी समझ गईं असली वजह। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। राजेश के घर पहुंची तो संगीता भाभी ने बहुत प्यार से रखा, अच्छा खाना बनाया, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बस सोच रही थी, अभी आदित्य घर पहुंच गया होगा, दरवाज़ा खोला होगा, ताला देखा होगा, पड़ोसियों से पूछा होगा, पता चला होगा कि माँ भाई के घर गई है। उसे कैसा लगा होगा। शाम को आदित्य का फोन आया, राजेश के नंबर पर। राजेश ने स्पीकर पर रखा। माँ, तुम वहां हो? आदित्य की आवाज आई। वो रो रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, गला रूंध गया। माँ, कृपया बोलो, मुझसे बात करो, वो गिड़गिड़ाया।
मैंने राजेश से फोन छीन लिया। तू वापस बैंगलोर चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, उसने कहा। तू मेरा बेटा नहीं रहा। जिस दिन तूने नीची जात में शादी की, उस दिन से तू मर गया मेरे लिए, मैंने कहा। फोन काट दिया। फर्श पर बैठ गई, रोने लगी। राजेश और संगीता भाभी चुपचाप खड़े रहे। वो भी नहीं जानते थे क्या कहें। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार आदित्य की आवाज कानों में गूंजती। वो रो रहा था, मेरा बेटा रो रहा था, और मैं उससे बात तक नहीं कर रही थी। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं झुक गई तो समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। अगले दिन फिर आदित्य का फोन आया। इस बार उसने संगीता भाभी से बात की। भाभी, कृपया माँ को समझाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्रिया को मिलवाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी है, माँ को जरूर पसंद आएगी। बेटा, तेरी माँ बहुत आहत है, संगीता भाभी ने कहा। उसे वक्त चाहिए। कितना वक्त भाभी? आदित्य ने पूछा। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए दिल्ली आया हूँ। प्रिया की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे आराम चाहिए। मैं उसे माँ के पास रखना चाहता था, यहाँ नहीं रख सकता। मैंने दूर से ही आवाज लगाई। मेरे घर में वो लड़की नहीं रुक सकती। माँ, कृपया। आदित्य की आवाज में दर्द था। वो मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। वो मेरी बहू नहीं है, मैंने कहा, और कभी नहीं होगी। फोन कट गया। मैं फिर रोने लगी। राजेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। दीदी, तू इतनी सख्त मत बन, एक बार मिल तो ले। नहीं, मैंने कहा, मैं नहीं मिलूंगी, और वो भी मेरे घर नहीं आ सकता जब तक वो उस लड़की के साथ है। तो फिर क्या होगा दीदी? राजेश ने पूछा। तू हमेशा के लिए अपने बेटे से रिश्ता तोड़ लेगी अगर वो मुझे चुनना पड़े, मेरे और उस लड़की में? तो मुझे उम्मीद है वो मुझे चुनेगा, मैंने कहा। मैं उसकी माँ हूं, मैंने उसे जन्म दिया, पाला। वो लड़की कौन है, बस 2 साल से जानता है। राजेश ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में मैं देख सकती थी वो मेरी बात से सहमत नहीं थे। पर वो कुछ बोले नहीं। भाई थे मेरे, मेरा साथ देना उनका फर्ज था। 3 दिन बीत गए। आदित्य रोज फोन करता, मैं बात नहीं करती। चौथे दिन उसका फोन नहीं आया, 5वें दिन भी नहीं। मुझे लगा शायद वो वापस बैंगलोर चला गया। मुझे थोड़ी राहत मिली, पर साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ। मेरा बेटा आया था, 3 दिन दिल्ली में रहा, और मैं उससे मिली तक नहीं, उसे देखा तक नहीं। 1 हफ्ता और बीता। मैं राजेश के घर ही थी। अपने घर जाने का मन नहीं हो रहा था। वहां आदित्य की यादें थीं, उसकी तस्वीरें थीं, उसका कमरा था। मैं वो सब देखना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन शर्मा आंटी का फोन आया। सुनीता, तुझे पता है, आदित्य फिर आया था, उन्होंने कहा। कब? मैंने पूछा। परसों, वो लड़की के साथ आया था, शर्मा आंटी ने कहा। मेरा दिल धक से रह गया। वो लड़की को मेरे घर लाया? हाँ, पर घर में ताला था तो वो होटल में रुके। कल वापस चले गए, शर्मा आंटी ने कहा। तूने उन्हें देखा? मैंने पूछा। हाँ, वो लड़की सुनीता, वो बहुत गर्भवती है, पेट बहुत बड़ा है, चल भी नहीं पा रही थी ढंग से। आदित्य उसे संभालते हुए ले गया, शर्मा आंटी ने कहा। मैंने फोन काट दिया। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। आदित्य उस लड़की को दिल्ली लाया, मेरे घर के बाहर लाया, पर मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। इसका मतलब उसने मुझे चुना नहीं, उस लड़की को चुना। मैं पूरी रात रोती रही। मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने राजेश से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ, चल मैं छोड़ देता हूँ, उन्होंने कहा। हम घर पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था। ताला लगा था, धूल जम गई थी।
मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर घुसी। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने खिड़कियाँ खोली, हवा आई, धूल उड़ी। मैंने सफाई शुरू कर दी। घंटों लगे, शाम तक घर चमक गया। पर वो खालीपन नहीं गया, वो सन्नाटा नहीं टूटा। उस रात मैं आदित्य के कमरे में गई, उसकी अलमारी खोली। उसके बचपन के कपड़े रखे थे, स्कूल की किताबें थीं, ट्रॉफियाँ थीं। मैंने एक एक चीज़ छुई, रोती रही। मेरा बेटा, मेरा छोटा सा बेटा, अब कहाँ गया? वो बड़ा हो गया, शादी कर ली, पिता बनने वाला है, और मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तभी मुझे एक पुराना लिफाफा मिला, अलमारी के कोने में रखा हुआ। मैंने खोला। उसमें आदित्य की पुरानी चिट्ठियां थीं, जो उसने कॉलेज से लिखी थीं। मैंने एक चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मैं हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने मुझे निराश कर दिया। मेरी सारी मेहनत, सारी तपस्या, सब बेकार हो गई। मार्च महीना शुरू हो गया। होली आने वाली थी, पर मेरे घर में कोई रंग नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। मैं बस दिन काटती थी। सुबह उठती, पूजा करती, खाना बनाती, टीवी देखती, फिर सो जाती। यही रोज का रूटीन था। आदित्य ने फोन करना भी बंद कर दिया था। शायद उसने भी हार मान ली थी। एक दिन मुझे एक व्हाट्सएप संदेश मिला, किसी अनजान नंबर से। मैंने खोला। एक औरत की तस्वीर थी, गर्भवती, पेट बहुत बड़ा था। वो मुस्कुरा रही थी। साथ में आदित्य खड़ा था, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। नीचे संदेश था, नमस्ते माँ जी, मैं प्रिया हूँ। आपका बेटा आदित्य मेरा पति है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। कृपया मुझे अस्वीकार मत करिए। मेरे हाथ कांपने लगे। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे सीधे संदेश भेजने की? मैंने तुरंत जवाब टाइप किया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरे बेटे को बहकाया है। तुम मेरी बहू नहीं हो और कभी नहीं होगी। मुझे दोबारा संदेश मत भेजना। मैंने भेज दिया, फिर उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। पर मेरा दिल बेचैन हो गया था। उस तस्वीर में आदित्य कितना खुश लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, वैसी चमक जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी। क्या सच में वो लड़की उसे खुश रखती थी? क्या सच में वो उससे प्यार करता था? नहीं। मैंने अपने आप को झिड़की दी। ये सब दिखावा है, प्यार नहीं। वो लड़की उसे फंसा लिया है, गर्भवती होकर फंसा लिया है, ताकि आदित्य उसे छोड़ न सके। पर एक सवाल मेरे मन में कौंधा, अगर वो लड़की सच में बुरी होती तो क्या आदित्य इतना खुश दिखता? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो असली लगती थी। मैं उलझन में पड़ गई। एक तरफ मेरे संस्कार थे, मेरी परंपरा थी, मेरा समाज था। दूसरी तरफ मेरे बेटे की खुशी थी। दोनों में से एक चुनना था, और मैं नहीं जानती थी कौन सा सही है। अप्रैल आ गया, गर्मी बढ़ने लगी। एक दिन राजेश का फोन आया। दीदी, एक खबर है, उन्होंने कहा। आवाज में गंभीरता थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। आदित्य आदित्य पिता बन गया, उन्होंने कहा। मेरा दिल रुक गया। क्या? कब? कल रात। एक बेटा हुआ है, माँ बच्चे दोनों ठीक हैं, राजेश ने कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरा पोता, मेरा पहला पोता। मैं दादी बन गई, पर वो बच्चा आधा नीची जात का है। मेरे दिमाग में एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ दादी बनने की खुशी थी, दूसरी तरफ जात का सवाल था। दीदी, तुम वहां हो? राजेश ने पूछा। हाँ, मैंने कहा।
आवाज लड़खड़ा रही थी। आदित्य ने तुम्हें बुलाया है। वो चाहता है तुम बैंगलोर आओ, बच्चे को देखो, राजेश ने कहा। मैं नहीं आ सकती, मैंने कहा। क्यों दीदी? वो तुम्हारा पोता है, राजेश ने कहा। वो शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, मैंने कहा। शर्म से मेरी आवाज धीमी हो गई। राजेश ने गहरी सांस ली। दीदी, वो एक मासूम बच्चा है, उसका कोई कसूर नहीं। कम से कम उसे तो मत सजा दो अपनी हट की। मैं चुप रह गई। राजेश ने फोन काट दिया। मैं सोफे पर बैठ गई। मेरा सिर घूम रहा था। मेरा पोता कैसा होगा? आदित्य पर गया होगा या उस लड़की पर? क्या वो गोरा होगा? क्या उसकी आंखें बड़ी होंगी? क्या वो मुझ पर जाएगा? पर फिर मुझे याद आया, वो शुद्ध नहीं है, वो मिश्रित खून का है। उसे यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जा सकता, उसे वेद नहीं पढ़ाए जा सकते, वो ब्राह्मण समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं फिर रोने लगी, पर इस बार रोना अलग था। इस बार दर्द ज्यादा था, क्योंकि अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता भी दूर था। मैंने अपनी हठ की वजह से 2 रिश्ते खो दिए। अगले कुछ हफ्ते और भी मुश्किल थे। हर रात मैं सोचती, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे झुकना चाहिए। पर सुबह होते ही मेरी हठ वापस आ जाती। नहीं, मैं सही हूं, परंपरा सही है, समाज सही है। मई का महीना था, दोपहर का वक्त। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला। सामने राजेश खड़े थे और उनके साथ आदित्य था, गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए। मेरे पैर जम गए, मैं हिल नहीं पाई। आदित्य मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, उसने कहा। आवाज कांप रही थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसे देखती रही। वो कमजोर लग रहा था, चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। शायद नींद नहीं आ रही थी, नया बाप जो बन गया था। फिर मेरी नज़र बच्चे पर पड़ी। वो सो रहा था, छोटा सा, गुलाबी रंग का, बिल्कुल आदित्य पर गया था। वैसे ही घने बाल, वैसी ही नाक। मेरा दिल पिघलने लगा। माँ, ये तुम्हारा पोता है, आदित्य ने कहा। हमने इसका नाम आर्यन रखा है। क्या तुम इसे गोद में लोगी? मैंने पीछे हटना चाहा, पर राजेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी, कृपया, बस एक बार गोद में ले लो। आदित्य ने बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हटती रही, पर फिर बच्चे ने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्कुराया। एक छोटी सी मुस्कान, मासूम सी मुस्कान। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। मैंने बच्चे को गोद में ले लिया। वो इतना हल्का था, इतना नाजुक। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी खुशबू आई, नए बच्चे की खुशबू, दूध और पाउडर की खुशबू। मैं रो पड़ी, जोर जोर से। बच्चे को गले लगाए रोती रही। आदित्य भी रो रहा था, राजेश भी। तीनों रो रहे थे। माँ, मुझे माफ कर दो, आदित्य ने कहा। मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, पर माँ, मैं प्रिया से सच में प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मैंने बच्चे को देखा, वो फिर मुस्कुराया, और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये बच्चा किस जात का है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो मेरा खून है, मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है। मैं अंदर आई। आदित्य और राजेश भी पीछे पीछे आए। मैंने बच्चे को सोफे पर लिटाया। उसके छोटे छोटे हाथ थे, नन्ही उंगलियां थीं। मैंने उसकी उंगली छुई, उसने मेरी उंगली पकड़ ली। इतनी मजबूत पकड़ थी उस नन्हे हाथ में, मेरा दिल भर आया। आदित्य सामने की कुर्सी पर बैठ गया। माँ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझाना है। मैं चुप रही, बस बच्चे को देखती रही। माँ, प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। वो पढ़ी लिखी है,
नौकरी करती है, अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, वो नीची जात से है, पर माँ, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो इंसान बहुत अच्छी है, आदित्य ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तेरी शादी कब हुई थी सच में? पिछले साल अक्टूबर में, कोर्ट में, उसने कहा, सिर झुकाए हुए। और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। माँ, मुझे डर था। मुझे पता था तुम मानोगी नहीं, तुम प्रिया को स्वीकार नहीं करोगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले शादी कर लूं, फिर धीरे धीरे तुम्हें समझाऊंगा, उसने कहा। और वो गर्भवती कैसे हो गई इतनी जल्दी? मैंने पूछा। आवाज में शर्मिंदगी थी। माँ, वो योजनाबद्ध नहीं था। हम दोनों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बच्चा हो जाएगा, पर जब पता चला तो हम दोनों बहुत खुश हुए, आदित्य ने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। खुश? मैंने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आई? शादी के पहले? माँ, शादी हो चुकी थी। कोर्ट में भले ही हुई हो, पर हुई थी, आदित्य ने टोका। कोर्ट की शादी कोई शादी नहीं होती। 7 फेरे नहीं लिए, मंत्र नहीं पढ़े, पंडित नहीं था, मैंने कहा। माँ, कानून में वो शादी मान्य है, और हमारे लिए भी, आदित्य ने कहा। मैं चुप हो गई। क्या कहती? वो तो हो ही गया था, अब उसे बदला नहीं जा सकता था। राजेश बोले, दीदी, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखो, ये बच्चा है, तेरा पोता है, इसे तेरी जरूरत है, आदित्य को भी तेरी जरूरत है। मैंने फिर बच्चे को देखा। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, काली आंखें, बिल्कुल आदित्य की तरह। तुमने इसका नाम आर्यन क्यों रखा? मैंने पूछा। प्रिया ने रखा, उसे ये नाम पसंद आया, आदित्य ने कहा। प्रिया ने? मैंने भौहें चढ़ाईं। उसे संस्कृत नाम कैसे पता? माँ, वो भी पढ़ी लिखी है। संस्कृत नाम सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं होते, आदित्य ने कहा। थोड़ी करवाहट आवाज में थी। मैं फिर चुप हो गई। मेरे मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे शक थे, पर बच्चे को देखकर सब धुंधले पड़ रहे थे। वो प्रिया कहाँ है? मैंने पूछा। दिल धड़क रहा था। बैंगलोर में। अभी डिलीवरी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। उसे अभी आराम चाहिए। मैं बच्चे को लेकर आया हूं तुम्हें दिखाने। कल वापस जाना है, आदित्य ने कहा। तुम कितने दिन रुकोगे? मैंने पूछा। आज रात बस, कल सुबह की फ्लाइट है, उसने कहा। इतनी जल्दी? मैंने कहा। मेरी आवाज में निराशा थी। माँ, प्रिया अकेली है वहां। उसकी माँ थी, पर वो परसों वापस चली गई। मुझे जल्दी लौटना होगा, आदित्य ने कहा। उसकी माँ? वो आई थी? मैंने पूछा। हाँ, डिलीवरी के वक्त 2 हफ्ते रही। बहुत मदद की प्रिया की, आदित्य ने कहा। मेरे मन में एक चुभन हुई। वो औरत मेरे पोते को देख गई, अपनी बेटी के पास रही, और मैं यहाँ घर में अकेली बैठी रही, अपनी हठ की वजह से। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं डिलीवरी के वक्त? मैंने पूछा। माँ, मैंने बुलाया था, याद नहीं? फरवरी में जब मैं आया था तो कहा था, पर तुमने मिलने से मना कर दिया था, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं चुप रह गई। वो सच कह रहा था। मैंने ही तो मना किया था, अपनी जिद में, अपने अहंकार में। बच्चा रोने लगा, हल्की सी आवाज। मैंने उसे उठाया, गोद में लिया, हिलाने लगी। वो चुप हो गया, मेरी तरफ देखने लगा। माँ, क्या तुम प्रिया से मिलोगी एक बार, कृपया? आदित्य ने पूछा। मैं सोच में पड़ गई। मिलूं? उस लड़की से जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया? पर फिर बच्चे ने मेरी उंगली पकड़ी, मुस्कुराया, और मेरा दिल पिघल गया। ठीक है, मैं मिलूंगी, मैंने कहा। आवाज बहुत धीमी थी। सच माँ?
आदित्य खुशी से उछल पड़ा। सच में? हाँ, पर मुझे वक्त चाहिए। अभी नहीं, मैंने कहा। कब माँ? कब मिलोगी? आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद कुछ महीने बाद। मुझे सोचने दो, मैंने कहा। ठीक है माँ, जब तुम तैयार हो तब, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। राजेश मुस्कुरा रहे थे। दीदी, मुझे पता था तू मान जाएगी। तू इतनी सख्त दिल नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे को गले लगाए रही। मेरा पोता, मेरा छोटा सा पोता, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो मेरा था, मेरा खून था। उस रात आदित्य घर में रुका, अपने पुराने कमरे में। बच्चे को भी वहीं लिटाया। मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसकी पसंद का। आलू पराठे, दही, आम का अचार। उसने खूब खाया। बहुत दिनों बाद मेरा हाथ का खाना खाया था। खाने के बाद हम बैठे, चाय पी, बातें की, पुरानी बातें, उसके बचपन की बातें। कैसे वो स्कूल में शरारतें करता था, कैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कैसे बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। सब याद आ गया। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे वो फिर से छोटा हो गया हो, मेरा छोटा बेटा। रात को मैं बच्चे के पास ही सोई, उसे देखती रही। वो सोता रहा, चैन से, बीच बीच में हाथ पैर हिलाता, मुंह बनाता। इतना प्यारा लग रहा था। मेरा दिल भर आया। मैं कितना कुछ खो देती अगर आज नहीं मिलती उससे। अगली सुबह आदित्य जाने की तैयारी करने लगा। बच्चे को तैयार किया, डायपर बदला, दूध पिलाया, कपड़े पहनाए। वो बहुत अच्छे से संभाल रहा था। एक अच्छा बाप था। माँ, मैं चलता हूँ। फ्लाइट का वक्त हो गया, उसने कहा। हाँ बेटा, जा, मैंने कहा। गला रूंध गया। माँ, तुम बैंगलोर आओगी ना प्रिया से मिलने? उसने पूछा। हाँ, कुछ समय बाद, मैंने कहा। कब माँ, कब आओगी? उसने फिर पूछा। मुझे सोचने दो बेटा, मुझे तैयार होने दो, मैंने कहा। ठीक है माँ, पर जल्दी आना, प्रिया तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसने कहा। वो मुझसे मिलना चाहती है? मैंने पूछा। हाँ माँ, बहुत। उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मुझसे। वो तुम्हें माँ की तरह मानती है, आदित्य ने कहा। मेरे मन में एक अजीब सी भावना उठी। वो लड़की मुझे माँ मानती है, जबकि मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, कभी उससे बात तक नहीं की। चल बेटा, देर हो जाएगी, मैंने कहा। आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, हमेशा। फिर उसने बच्चे को उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं साथ गई। बाहर टैक्सी खड़ी थी। उसने बच्चे को कार सीट में बिठाया। मैं दरवाजे पर खड़ी देखती रही। माँ, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। जा बेटा, अपना ख्याल रखना, और प्रिया का भी, बच्चे का भी, मैंने कहा। तुम भी अपना ख्याल रखना माँ, अकेली मत रहना। राजेश मामा के पास चली जाना अगर अकेला लगे, उसने कहा। ठीक है बेटा, मैंने कहा। वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। मैं तब तक खड़ी रही जब तक गाड़ी नज़र से ओझल नहीं हो गई। फिर अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया, सोफे पर बैठ गई, रोने लगी। पर ये आंसू अलग थे। इनमें दर्द था, पर थोड़ी उम्मीद भी थी। अगले कुछ हफ्ते अजीब रहे। मैं रोज़ सोचती कि बैंगलोर जाऊं, प्रिया से मिलूं, पर फिर डर लगता। क्या कहूंगी उससे? कैसे मिलूंगी? वो मुझे देखकर क्या सोचेगी? एक ऐसी सास जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। आदित्य रोज फोन करता, बच्चे की तस्वीरें भेजता, वीडियो भेजता। बच्चा रोज बड़ा हो रहा था, मुस्कुराना सीख गया था, आवाजें निकालने लगा था। मैं हर तस्वीर सहेज कर रखती, रात को देखती, रोती। एक दिन मैंने शर्मा आंटी को सब बताया, बच्चे के बारे में, आदित्य के आने के बारे में। वो सुनती रहीं।
सुनीता, मैं तुझसे एक बात कहूं? उन्होंने कहा। बोलो, मैंने कहा। तू जो भी फैसला ले, दिल से ले। समाज की मत सुन, रिश्तेदारों की मत सुन, अपने दिल की सुन, क्योंकि आखिर में तुझे अपने साथ ही तो जीना है, उन्होंने कहा। पर समाज क्या कहेगा? मैंने पूछा। समाज तो हमेशा कुछ न कुछ कहता रहेगा। पहले कहेंगे कि तूने नीची जात की बहू स्वीकार की, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, कोई नई बात निकलेगी उस पर बात करेंगे। पर तू हमेशा अकेली रहेगी अगर अपने बेटे से दूर रही, शर्मा आंटी ने कहा। मैं सोच में पड़ गई। वो सही कह रही थीं। समाज की तो बात ही ऐसी होती है, आज ये कल वो। पर मेरा अपना जीवन, वो तो मेरे हाथ में था। मैं चाहूं तो सुखी रह सकती हूं या दुखी। उस रात मैंने फैसला किया, मैं बैंगलोर जाऊंगी, प्रिया से मिलूंगी, एक मौका दूंगी उसे और खुद को भी। अगले दिन मैंने आदित्य को फोन किया। बेटा, मैं आना चाहती हूं बैंगलोर, तुमसे मिलने, बच्चे को देखने और प्रिया से मिलने। सच माँ? आदित्य की आवाज में खुशी थी। कब आओगी? अगले हफ्ते। टिकट बुक कर दे, मैंने कहा। पक्का ना माँ? तुम मुकर तो नहीं जाओगी? उसने पूछा। नहीं बेटा, पक्का, मैं आऊंगी, मैंने कहा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं अभी प्रिया को बताता हूं, वो बहुत खुश होगी, उसने कहा। फोन कट गया। मैं बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया? मैं सच में जा रही हूं उस लड़की से मिलने। पर अब पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने वादा कर दिया था। अगले दिन आदित्य ने टिकट भेज दी। अगले सोमवार की फ्लाइट। मैंने राजेश को बताया। वो बहुत खुश हुए। दीदी, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, मुझे गर्व है तुझ पर। मैंने पैकिंग शुरू कर दी। साड़ियाँ चुनी, गहने चुने। प्रिया के लिए कुछ लेने के बारे में सोचा। पर क्या लूं? मैं उसे जानती तक नहीं। फिर सोचा, साड़ी ही ठीक रहेगी। हर लड़की को साड़ी पसंद होती है। मैंने बाजार जाकर एक सुंदर सी लाल साड़ी खरीदी, बनारसी, सोने के काम वाली। बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, छोटे छोटे प्यारे कपड़े। सोमवार आ गया। मैं तैयार हुई, साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। आईने में देखा, बूढ़ी लग रही थी। पिछले कुछ महीनों में बहुत कमजोर हो गई थी। बाल और सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं। राजेश मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। दीदी, घबराना मत, सब ठीक होगा। प्रिया एक अच्छी लड़की है, मुझे भरोसा है। तूने उससे बात की है? मैंने पूछा। हाँ, एक दो बार, फोन पर। वो बहुत सभ्य है, बहुत समझदार है, राजेश ने कहा। मैंने गहरी सांस ली। चल भाई, चलते हैं। फ्लाइट में बैठी तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या होगा जब मैं प्रिया से मिलूंगी? वो कैसी होगी? क्या कहेगी? मैं क्या कहूंगी? मुझे माफी मांगनी चाहिए उससे या नहीं? 3 घंटे की फ्लाइट थी। मैं सो नहीं पाई, बस खिड़की से बाहर देखती रही। बादल थे, आसमान था, सूरज था, सब कितना खूबसूरत लग रहा था। पर मेरे मन में तूफान था। बैंगलोर पहुंची तो आदित्य एयरपोर्ट पर खड़ा था, अकेला। बच्चा साथ नहीं था। माँ, उसने मुझे गले लगाया। आपका स्वागत है। बच्चा कहाँ है? मैंने पूछा। घर पर, प्रिया के साथ। चलो गाड़ी में बैठो, उसने कहा। हम गाड़ी में बैठे। बैंगलोर की सड़कें थीं, बहुत ट्रैफिक था, शोर था, भीड़ थी। मुझे दिल्ली याद आ गई। माँ, एक बात बताऊं? आदित्य ने कहा। गाड़ी चला रहा था। हाँ बेटा, मैंने कहा। प्रिया बहुत नर्वस है। वो डर रही है कि तुम उसे पसंद नहीं करोगी, कि तुम उससे बात नहीं करोगी, उसने कहा। मैं कोशिश करूंगी अच्छा बर्ताव करने की, मैंने कहा। माँ, बस एक मौका दे दो उसे, बस एक मौका। तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो कैसी है, आदित्य ने कहा। ठीक है बेटा, मैंने कहा।
आधे घंटे बाद हम एक अपार्टमेंट के सामने रुके। बड़ी सी इमारत थी, बहुत सारी मंजिलें थीं। लिफ्ट से ऊपर गए, 5वीं मंजिल। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा फ्लैट था, साफ सुथरा, सजा सवरा। बैठक में एक सोफा था, टीवी था, दीवार पर तस्वीरें लगी थीं, आदित्य और प्रिया की शादी की तस्वीरें। मैंने उन्हें देखा। प्रिया सफ़ेद साड़ी में थी, आदित्य सफ़ेद कुर्ता पायजामे में। दोनों मुस्कुरा रहे थे, कोर्ट के बाहर खड़े थे। माँ, बैठो, मैं प्रिया को बुलाता हूँ, आदित्य ने कहा। मैं सोफे पर बैठ गई। हाथ काँप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर आई, गोद में बच्चा लिए। वो रुकी, मेरी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। नमस्ते माँ जी, उसने कहा। आवाज़ बहुत धीमी थी, डरी हुई थी। मैंने उसे देखा। वो सांवली थी, छोटे कद की थी, पतली थी, बाल लंबे थे, चोटी में बंधे थे, साड़ी पहनी थी, सादी सी कॉटन की साड़ी। माथे पर बड़ी सी बिंदी थी, गले में मंगलसूत्र था, हाथों में चूड़ियाँ थीं। नमस्ते, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भी काँप रही थी। वो पास आई, बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाया। आर्यन बहुत याद कर रहा था आपको। मैंने बच्चे को गोद में ले लिया। वो मुस्कुराया, मेरी उंगली पकड़ी। मैं उसे देखने लगी, पर कोने से प्रिया को भी देख रही थी। वो सोफे के एक कोने में बैठ गई, हाथ जोड़े बैठी रही, सिर झुकाए, बिल्कुल एक परंपरागत बहू की तरह। चाय लाऊं माँ जी? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। वो उठकर रसोई में चली गई। मैं आदित्य की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। माँ, कैसी लगी तुम्हें? उसने धीरे से पूछा। अभी कुछ नहीं कह सकती, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद प्रिया चाय लेकर आई। प्याला मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने लिया, एक घूंट पिया। बिल्कुल वैसी ही चाय थी जैसी मुझे पसंद थी, कम मीठी, ज्यादा अदरक वाली। तुम्हें कैसे पता मुझे ऐसी चाय पसंद है? मैंने पूछा। आदित्य ने बताया था, उसने कहा, मुस्कुराई, पहली बार। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी मुस्कान में कोई चालाकी नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं थी, बस एक सादगी थी, एक सच्चाई थी। तुम कहाँ से हो? मैंने पूछा। कर्नाटक से, बीदर जिले से, उसने कहा। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मैंने पूछा। पापा किसान हैं, माँ घर संभालती हैं, उसने कहा। भाई बहन? मैंने पूछा। एक छोटी बहन है, वो भी पढ़ रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, उसने कहा। तुम कैसे इंजीनियर बन गई? मेरा मतलब है, तुम्हारे घर में पैसे कैसे थे? मैंने पूछा। फिर लगा कि बहुत रूखा सवाल हो गया, पर प्रिया ने बुरा नहीं माना। स्कॉलरशिप मिली थी माँ जी, मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो सरकार ने मदद की, उसने कहा। अच्छा, मैंने कहा। हम कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर आदित्य बोला। माँ, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ, मैंने कहा। आदित्य मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया। साफ सुथरा कमरा था, बिस्तर लगा था, अलमारी थी। माँ, ये तुम्हारा कमरा है, आराम करो, शाम को खाना खाएंगे साथ में, उसने कहा। ठीक है बेटा, मैंने कहा। वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गई, थकी हुई थी, पर नींद नहीं आ रही थी। बस प्रिया का चेहरा याद आ रहा था। वो कितनी डरी हुई लग रही थी, कितनी नर्वस लग रही थी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने ही तो उसे इतना डराया था, मेरी वजह से ही तो वो इतनी घबराई हुई थी। शाम को मैं उठी, बाथरूम गई, मुंह धोया। बाहर आई तो देखा कि प्रिया रसोई में खाना बना रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई, उसे देखने लगी। वो रोटियां बेल रही थी, बहुत सफाई से। एक एक रोटी गोल थी, पतली थी, चूल्हे पर सेंक रही थी, घी लगा रही थी। उसकी सारी हरकतें बिल्कुल सधी हुई थीं, एक अनुभवी गृहिणी की तरह। क्या बना रही हो? मैंने पूछा। वो चौंक गई, मुड़ी। माँ जी,
आप उठ गईं? मैं बस खाना लगा रही थी। आदित्य ने बताया था आपको क्या पसंद है। क्या बनाया है? मैंने पूछा। दाल, आलू की सब्जी, रोटी, चावल, दही और गाजर का हलवा, उसने कहा। गाजर का हलवा? मैंने भौहें उठाईं। हाँ, आदित्य ने कहा था कि आपको बहुत पसंद है, उसने कहा, शर्माई। मेरा दिल भर आया। इस लड़की ने इतनी मेहनत की थी मेरे लिए, जबकि मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। मदद करूं? मैंने पूछा। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं सब कर लूंगी, उसने कहा। पर मैं रसोई में घुस गई, उसके बगल में खड़ी हो गई। एक रोटी मैंने बेली, फिर एक और। हम दोनों साथ में बेलने लगी, चुपचाप। कोई बात नहीं हुई, पर एक अजीब सी नज़दीकी महसूस हो रही थी। खाना तैयार हुआ, हम सब बैठे। आदित्य, मैं, प्रिया। बच्चा झूले में सो रहा था। प्रिया ने सबके लिए परोसा, पहले मेरी थाली में, फिर आदित्य की, फिर अपनी। माँ, खाओ, आदित्य ने कहा। मैंने पहला निवाला लिया। दाल बहुत स्वादिष्ट थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं बनाती थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा, वो सिर झुकाए खा रही थी। बहुत अच्छा बनाया है, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। थैंक यू माँ जी। हम चुपचाप खाते रहे। फिर गाजर का हलवा आया। एक चम्मच खाया तो मेरी आंखें भर आईं। बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं बनाती थी, बिल्कुल उतना ही मीठा, उतना ही घी वाला। तुमने ये कैसे बनाया, बिल्कुल मेरी तरह? मैंने पूछा। आदित्य ने रेसिपी बताई थी और मैंने यूट्यूब पर भी देखा था। बहुत सारी कोशिश की, उसने कहा। थोड़ी शर्माई। मैं कुछ नहीं बोल पाई। ये लड़की मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही थी, मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैंने उससे कभी प्यार से बात तक नहीं की। खाना खत्म हुआ। प्रिया बर्तन धोने लगी। मैंने भी हाथ बटाया। हम दोनों साथ में रसोई साफ की। फिर बैठक में आकर बैठे। टीवी चला रहा था, पर कोई नहीं देख रहा था। माँ जी, एक बात पूछूं? प्रिया ने हिम्मत करके कहा। हाँ, पूछो, मैंने कहा। आप आप मुझसे नाराज हैं? उसने पूछा। आवाज कांप रही थी। मैं क्या कहती? सच बोलती तो हाँ कहना पड़ता, झूठ बोलती तो मैं मुझे वक्त चाहिए, सब समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए, मैंने कहा। मैं समझती हूँ माँ जी, आप अपना वक्त लीजिए, मैं इंतज़ार करूंगी, उसने कहा। आंखें नम हो गईं। बच्चा जाग गया, रोने लगा। प्रिया उठी, उसे गोद में लिया, दूध पिलाने लगी। मैं उसे देखती रही। वो कितनी मासूम लग रही थी, कितनी भोली लग रही थी। क्या सच में ये लड़की मेरे बेटे को फंसाया था, या सच में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? रात हो गई थी, सब लोग सो गए थे। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं प्रिया की बातों के बारे में सोचता रहा। मैं उसके काम के बारे में सोचता रहा। मैं उसकी मुस्कान के बारे में सोचता रहा। क्या मैं गलत था? क्या मैंने सच में उसे इतने लंबे समय तक दुख दिया था, उसे जाने बिना, उससे मिले बिना भी? अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि प्रिया पहले से ही जाग चुकी थी। वो किचन में चाय बना रही थी। इतनी जल्दी उठ गए? मैंने पूछा। हाँ माँ जी, आदित्य को ऑफिस जाना है, उसका टिफिन बना रही थी, उसने कहा। मैं भी रसोई में घुस गई, उसकी मदद करने लगी। हम दोनों ने मिलकर आलू पराठे बनाए, अचार लगाया, दही भरा, टिफिन पैक किया। आदित्य उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया, टिफिन उठाया। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, उसने कहा। जा बेटा, मैंने कहा। प्रिया, तुम माँ का ध्यान रखना, उसने प्रिया से कहा। हाँ, वो चली गई। घर में सिर्फ मैं और प्रिया रह गईं। बच्चा सो रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी। हम दोनों बैठक में बैठे। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, प्रिया, तुम आदित्य से कैसे मिली? वो मुस्कुराई
ऑफिस में माँ जी, हम सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। धीरे धीरे दोस्त बन गए, फिर प्यार हो गया। और तुम्हें नहीं लगा कि जात का फर्क है? मैंने पूछा। लगा माँ जी, बहुत। पर आदित्य ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझसे प्यार करता है, बस, उसने कहा। और तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने क्या कहा? मैंने पूछा। पहले तो बहुत नाराज हुए, पर फिर मान गए। उन्होंने कहा कि मेरी खुशी जरूरी है, उसने कहा। और तुम गर्भवती कैसे हो गई इतनी जल्दी? मैंने पूछा, थोड़ा हिचकते हुए। वो शर्मा गई। माँ जी, वो योजनाबद्ध नहीं था, पर हम दोनों खुश थे। हमने सोचा कि भगवान की देन है, तो स्वीकार कर लिया। मैं चुप रही। फिर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि समाज क्या कहेगा? बहुत लगा माँ जी, आज भी लगता है। पर आदित्य हमेशा साथ है, वो हिम्मत देता है, उसने कहा। आंखें नम हो गईं। और तुम मुझसे नाराज नहीं हो इतना बुरा बर्ताव करने के लिए? मैंने पूछा। वो मुड़ी, मेरी तरफ देखा। नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ, आपके लिए मुश्किल था, आपकी परंपरा थी, आपके संस्कार थे। मैं कोई नई बात लेकर आई, अलग जात से आई, आपको वक्त लगना स्वाभाविक था। मेरी आंखें भर आईं। ये लड़की इतनी समझदार थी, इतनी परिपक्व थी, और मैं उसे बिना जाने नकार रही थी। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। आंसू बहने लगे। वो चौंक गई। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बिना तुम्हें जाने, बिना तुम्हें समझे। मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं माना, जबकि तुम इतनी अच्छी हो। मैं रो रही थी। प्रिया ने मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़ा। माँ जी, कृपया मत रोइए। आप यहाँ आईं, यही बहुत है मेरे लिए। मैं बस यही चाहती थी। मैं उससे लिपट गई, रोती रही। वो भी रो रही थी। हम दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे, रोते रहे। फिर मैंने उसे छोड़ा, उसका चेहरा पोंछा, अपना चेहरा पोंछा। प्रिया, आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहू हो। मैं तुम्हें अपने दिल से स्वीकार करती हूँ, मैंने कहा। वो फूट फूट कर रोने लगी, मेरे पैर छू लिए। माँ जी, थैंक यू सो मच। मैंने उसे उठाया, गले लगाया। अरे पगली, बेटी अपनी माँ के पैर नहीं छूती, गले लगती है। हम दोनों हंस पड़ी, रोते रोते हंस पड़ी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैं बैंगलोर में 2 हफ्ते रुकी, प्रिया के साथ वक्त बिताया, उसे अपने हाथ से खाना बनाना सिखाया, पूजा करना सिखाया, बच्चे को संभालने के गुर बताए। हम माँ बेटी की तरह रहीं। कभी लड़ाई हुई, कभी हंसी मजाक हुआ, कभी रोए, कभी हंसे। मैंने उसके माँ बाप से भी फोन पर बात की। उन्होंने बहुत प्यार से बात की, कहा कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। 2 हफ्ते बाद जब मैं वापस दिल्ली आई तो मैं बदल चुकी थी। मेरा दिल साफ हो गया था, मेरे मन का बोझ उतर गया था। मैंने एक बेटी पाई थी, एक पोता पाया था। दिल्ली वापस आकर मैंने सबसे पहले शर्मा आंटी को बुलाया, उन्हें सब बताया, कैसे प्रिया मिली, कैसी है वो, कैसे मैंने उसे स्वीकार किया। शर्मा आंटी ने मुझे गले लगाया। सुनीता, मुझे पता था तू सही फैसला लेगी, तू इतनी कठोर दिल नहीं है। पर अब समाज का सामना करना होगा, मैंने कहा। मोहल्ले वालों को बताना होगा, रिश्तेदारों को बताना होगा। तो बता दे, तुझे क्या डर है? तूने गलत तो कुछ नहीं किया, शर्मा आंटी ने कहा। पर लोग बोलेंगे ना, कहेंगे कि सुनीता ने नीची जात की बहू स्वीकार कर ली, परंपरा तोड़ दी, मैंने कहा। तो तोड़ दी, कोई गुनाह नहीं किया तूने अपने बेटे की खुशी चुनी, अपने पोते को चुना, इसमें शर्म की क्या बात है, शर्मा आंटी ने कहा। उनकी बात सुनकर मुझे हिम्मत आई। हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपने परिवार को चुना, अपनी खुशी को चुना। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें आईं, चाय पीने के बहाने। असली मकसद तो खबर लेना था। सुनीता, सुना है तू बैंगलोर गई थी? एक आंटी ने पूछा। हाँ,
अपने बेटे के पास, मैंने कहा। और बहू से मिली? दूसरी आंटी ने पूछा। आवाज में तंज था। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, मैंने कहा। आवाज में दृढ़ता थी। पर वो तो नीची जात की है ना? पहली आंटी ने कहा। हाँ, तो? मैंने कहा, उनकी आंखों में आंखें डालकर। वो चुप हो गईं। फिर एक ने कहा, पर सुनीता, लोग क्या कहेंगे? तू ब्राह्मण है, तेरे घर में। लोग जो चाहे कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहू अच्छी है, मेरा बेटा खुश है, मेरा पोता स्वस्थ है, बस इतना काफी है, मैंने कहा। वो सब चुप हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद चाय खत्म करके चली गईं। मुझे पता था अब पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी, पर मुझे परवाह नहीं थी। शाम को राजेश आए। दीदी, मैंने सुना तूने मोहल्ले वालों को जवाब दे दिया। हाँ। क्या गलत किया? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है तुझ पर, उन्होंने कहा, मुस्कुराए। अगले कुछ दिन मोहल्ले में चर्चा का विषय मैं ही थी। कुछ लोग मेरी तारीफ करते, कहते कि मैंने हिम्मत दिखाई, आधुनिक सोच दिखाई। पर बहुत सारे लोग बुराई करते, कहते कि मैंने परंपरा तोड़ दी, जात का मान नहीं रखा, ब्राह्मण समाज का अपमान किया। एक दिन मंदिर में पुजारी ने मुझे रोक लिया। सुनीता जी, एक बात पूछूं? पूछिए पंडित जी, मैंने कहा। आपने सच में उस लड़की को स्वीकार कर लिया जो नीची जात की है? उन्होंने पूछा। आवाज में नापसंदगी थी। हाँ पंडित जी, मैंने स्वीकार किया। वो मेरी बहू है, मैंने कहा। पर सुनीता जी, ये धर्म के खिलाफ है। जात पात हमारे धर्म का हिस्सा है। आप ब्राह्मण हैं, आपको ब्राह्मण में ही रिश्ता करना चाहिए था, उन्होंने कहा। पंडित जी, धर्म प्यार के खिलाफ नहीं है, धर्म परिवार के खिलाफ नहीं है। मेरा बेटा खुश है, मेरी बहू अच्छी है, भगवान भी यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, मैंने कहा। आप गलत सोच रही हैं, ये पाप है। आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रही हैं, पंडित जी ने कहा। गुस्से में थे। अगर मेरे पूर्वज मेरे परिवार की खुशी नहीं चाहते तो मुझे उनका अपमान करना मंजूर है, मैंने कहा, सख्त आवाज में। पंडित जी का मुंह खुला रह गया। वो कुछ नहीं बोल पाए। मैं वहां से चली आई। उस दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पूजा में मुझे नहीं बुलाया जाने लगा। कुछ औरतें रास्ते में मिलती तो मुंह फेर लेती, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे पास अब मेरा अपना परिवार था, मेरा बेटा था, मेरी बहू थी, मेरा पोता था। मैं रोज प्रिया से बात करती, वीडियो कॉल पर। बच्चे को देखती, वो बड़ा हो रहा था। अब हाथ हिलाने लगा था, आवाजें निकालने लगा था, कभी कभी खिलखिलाकर हंसता। मेरा दिल बाग बाग हो जाता। एक दिन प्रिया ने कहा, माँ जी, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, आपसे मिलने, आपके घर देखने। आ जा बेटी, तुझे देखने को दिल तड़प रहा है, मैंने कहा। 2 हफ्ते बाद प्रिया आदित्य के साथ दिल्ली आई। बच्चा भी साथ था। मैं एयरपोर्ट लेने गई। प्रिया को देखते ही मेरी आंखें भर आईं। उसने मेरे पैर छुए। मैंने उसे गले लगाया। चल बेटी, घर चलते हैं, मैंने कहा। घर पहुंचे तो मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया। ये रसोई है, ये पूजा घर है, ये आदित्य का कमरा है, ये तेरा कमरा है अब। प्रिया की आंखें चमक उठीं। मेरा कमरा? हाँ। अब तू जब भी आएगी यही रहेगी, मैंने कहा। वो रो पड़ी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे पगली, रो क्यों रही है? खुश रहना चाहिए, मैंने कहा। उसके आंसू पोंछे। उस शाम मैंने उनके लिए खूब खाना बनाया, आदित्य की पसंद का। प्रिया की पसंद का भी पूछा। उसने कहा कि उसे सब कुछ पसंद है। हम तीनों साथ बैठकर खाए। बच्चा मेरी गोद में था। बहुत दिनों बाद मेरा घर घर जैसा लग रहा था। अगले दिन मैंने शर्मा आंटी को बुलाया, उन्हें प्रिया से मिलवाया। शर्मा आंटी बहुत प्यार से मिली।
बहुत अच्छी लड़की है सुनीता, तुझे अच्छी बहू मिली, उन्होंने कहा। फिर धीरे धीरे कुछ और पड़ोसी भी आए, कुछ तो सिर्फ देखने के लिए कि वो नीची जात की बहू कैसी है। पर प्रिया ने सबसे बहुत अच्छे से बात की, सबका सम्मान किया, सबके पैर छुए। धीरे धीरे कुछ लोगों की सोच बदलने लगी। एक आंटी ने मुझसे अलग में कहा, सुनीता, सच कहूं, ये लड़की तो बहुत संस्कारी है, जात चाहे जो हो, दिल से अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही कहती हूं। प्रिया 5 दिन रुकी। उन 5 दिनों में हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उसे अपने पति के बारे में बताया, कैसे वो थे, कैसे उनकी मौत हुई, कैसे मैंने अकेले आदित्य को पाला। प्रिया ने अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे वो गांव में रहती थी, कैसे उसके पापा ने हिम्मत की और उसे पढ़ाया, जबकि गांव के लोग कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत। कैसे उसने मेहनत की और स्कॉलरशिप जीती, कैसे शहर आई, कैसे इंजीनियर बनी। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत सम्मान हुआ। ये लड़की इतनी संघर्ष से आई थी, इतनी मुश्किलें झेली थीं, और मैं उसे बिना जाने नकार रही थी। माँ जी, एक बात कहूँ? प्रिया ने एक दिन कहा। हाँ बेटी, बोल, मैंने कहा। मुझे बहुत डर लगता था आपसे मिलने से। आदित्य ने बताया था कि आप बहुत नाराज हैं, मुझे स्वीकार नहीं कर रही हैं। मुझे लगा कि शायद मैं आपको कभी पसंद नहीं आऊंगी, उसने कहा। और अब? मैंने पूछा। अब मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सास मिली है, उसने कहा, मुस्कुराई। मैं उससे लिपट गई, रो पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। नहीं माँ जी, आपने कोई गलती नहीं की, आप अपनी जगह सही थीं, मैं समझती हूँ, उसने कहा। 5 दिन बाद जब वो लोग वापस जाने लगे तो मेरा दिल नहीं माना। बेटी, जल्दी आना फिर। पक्का माँ जी, और आप भी आइएगा, प्रिया ने कहा। हाँ, मैं आऊंगी, जल्दी ही, मैंने कहा। वो चले गए। घर फिर खाली हो गया, पर इस बार खालीपन में दर्द नहीं था, बस एक हल्की सी उदासी थी, जो जल्द ही दूर हो जाएगी, अगली मुलाकात में। महीने बीतते गए, आर्यन बड़ा होता गया। 6 महीने का हो गया, फिर 9 महीने का, फिर साल भर का। उसने चलना सीख लिया, बोलना शुरू कर दिया। पहला शब्द बोला, माँ। प्रिया ने वीडियो भेजा, मैं रो पड़ी खुशी से। मैं साल में 3-4 बार बैंगलोर जाती, प्रिया भी साल में 2-3 बार दिल्ली आती। हम एक परिवार बन गए थे, असली परिवार। एक दिन राजेश ने कहा, दीदी, तू बदल गई है। कैसे? मैंने पूछा। पहले तू हमेशा तनाव में रहती थी, चिंतित रहती थी, अब तो खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है, तेरे चेहरे पर चमक आ गई है, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, खुशी मिल गई है मुझे, मेरा परिवार मिल गया है। आदित्य का पहला जन्मदिन था। मैं बैंगलोर गई। प्रिया ने घर को सजाया था, गुब्बारे लगाए थे, केक मंगवाया था, कुछ दोस्त बुलाए थे। आदित्य के ऑफिस के लोग थे, प्रिया के दोस्त थे, सब लोग बहुत अच्छे थे, मुझसे प्यार से मिले, मुझे आदित्य की माँ कहकर पुकारा। मैंने सबसे बात की, हंसी मजाक किया। एक लड़की ने मुझसे कहा, आंटी, आप बहुत लकी हैं, प्रिया जैसी बहू मिली। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने कहा, दिल से। केक काटा गया। आर्यन ने अपने छोटे हाथों से केक को छुआ, मुंह में लगाया, सब हंसे, तालियां बजाईं। मैंने उसे गोद में लिया, माथे पर चूमा। मेरा पोता, मेरा प्यारा पोता। तू बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनेगा, अच्छा इंसान बनना, जात पात नहीं देखना, सबके साथ प्यार से रहना। उस रात सब चले गए तो हम तीनों बैठे, आदित्य, प्रिया और मैं, चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। माँ, आदित्य ने कहा। हाँ बेटा, मैंने कहा। थैंक यू, हमें स्वीकार करने के लिए, प्रिया को स्वीकार करने के लिए, उसने कहा। आंखें भर आईं। पगले, ये थैंक यू किस बात का? तुम मेरे बेटे हो,
प्रिया मेरी बेटी है, आर्यन मेरा पोता है। तुम सबको स्वीकार करना मेरा फर्ज है, मेरा प्यार है, मैंने कहा। पर माँ, तुमने अपनी परंपरा तोड़ी, अपने समाज से लड़ी, हमारे लिए, आदित्य ने कहा। परंपरा से बड़ा प्यार होता है बेटा, समाज से बड़ा परिवार होता है। मुझे ये समझने में वक्त लगा, पर अब समझ आ गया है, मैंने कहा। प्रिया रो रही थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। तू भी बहुत अच्छी है बेटी। तूने मेरे बेटे को खुश रखा, मेरे पोते को प्यार दिया, मुझे माँ का सम्मान दिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है, मैंने कहा। हम तीनों गले मिलकर रोए। खुशी के आंसू थे, संतोष के आंसू थे। अगले साल प्रिया फिर गर्भवती हुई। इस बार मैं पूरे समय उसके साथ रही। बैंगलोर में रहने लगी, उसका ध्यान रखा, खाना बनाया, आर्यन को संभाला, आदित्य को संभाला। 9 महीने बाद एक बेटी हुई, गोरी चिट्टी, बिल्कुल प्रिया पर गई। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक। उसका नाम रखा आराध्या। जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया तो मुझे याद आया, 2 साल पहले मैं इसी परिवार को नकार रही थी, इन्हीं बच्चों को नहीं देखना चाहती थी। और आज यही मेरी दुनिया है। आराध्या के जन्म के बाद प्रिया के माँ बाप भी आए। मैं उनसे पहली बार मिली। वो बहुत सीधे सादे लोग थे, गांव से आए थे, थोड़ा डरे हुए थे। प्रिया के पापा ने मेरे पैर छुए। मैंने उन्हें रोका। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हम बराबर हैं, हम रिश्तेदार हैं। नहीं बहन जी, आप ब्राह्मण हैं, हम छोटी जात के हैं, उन्होंने कहा, सिर झुकाए। मेरा दिल दुख गया। नहीं, जात से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसानियत से होता है। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी बेटी को इतना अच्छा पाला, इतनी अच्छी परवरिश दी। मैं आपका सम्मान करती हूँ। प्रिया के पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बहन जी, आप जैसी सास हर लड़की को मिले। मैं मुस्कुराई। और आप जैसे ससुर हर लड़के को मिले। हम सब साथ बैठे, बातें की, हंसे, खाना खाया। 2 अलग जातों के लोग, 2 अलग दुनिया के लोग, पर एक परिवार बनकर। उस रात मुझे एहसास हुआ, जात पात सिर्फ एक दीवार है जो हम खुद बनाते हैं और जब चाहें तोड़ सकते हैं। प्यार के आगे कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ इंसानियत है। महीने बीतते गए, आराध्या बड़ी होती गई, आर्यन स्कूल जाने लगा। मैं दिल्ली और बैंगलोर के बीच आती जाती रही, कभी यहाँ, कभी वहाँ, पर हमेशा अपने परिवार के साथ। दिल्ली में अब लोगों की सोच बदल चुकी थी। जो पहले मुझे बुरा कहते थे, वो अब तारीफ करते थे। कहते थे कि मैंने हिम्मत दिखाई, आधुनिक सोच दिखाई। एक दिन पंडित जी मिल गए, वो जो मंदिर में मुझे डांटते थे। सुनीता जी, उन्होंने कहा। जी पंडित जी, मैंने कहा। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपसे गलत बात की थी। आपने सही किया। आपकी बहू बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा। मैं चौंक गई। आपको कैसे पता? मेरे बेटे ने बताया। वो बैंगलोर में काम करता है। उसकी प्रिया से मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि ऐसी संस्कारी लड़की उसने कम देखी है, पंडित जी ने कहा। मैं मुस्कुराई। थैंक यू पंडित जी। ये सुनकर अच्छा लगा। समय के साथ और भी लोगों की सोच बदली। कुछ परिवारों ने भी अंतरजातीय शादियां स्वीकार की। धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। आर्यन अब 5 साल का हो गया था, आराध्या 3 साल की। दोनों बहुत प्यारे थे, बहुत शरारती थे। मुझे दादी कहकर पुकारते, मेरे साथ खेलते, मुझसे कहानियां सुनते। एक दिन आर्यन ने पूछा, दादी, हम किस जात के हैं? मैं चौंक गई। इतना छोटा बच्चा और जात पूछ रहा है। क्यों बेटा, तूने ये क्यों पूछा? मैंने पूछा। स्कूल में एक लड़का कह रहा था कि वो ब्राह्मण है, बहुत बड़ी जात का है, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या हूं, आर्यन ने कहा। मैं सोच में पड़ गई, क्या जवाब दूं? फिर मैंने उसे गोद में बिठाया।
बेटा, तू इंसान है, अच्छा इंसान, बस इतना काफ़ी है। जात पात सब बनावटी चीज़ें हैं। असली चीज़ तेरा दिल है, तेरा व्यवहार है, समझा? मैंने कहा, हाँ दादी, पर वो लड़का कहता है कि वो बड़ा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। आर्यन ने कहा, बेटा, कोई जात से बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। अगर तू अच्छे काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, सच बोलेगा, तो तू सबसे बड़ा होगा, समझा? मैंने कहा, समझ गया दादी। आर्यन ने कहा, मुस्कुराया। उस दिन मुझे लगा कि शायद ये नई पीढ़ी जात पात से मुक्त होगी। शायद ये बच्चे एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ इंसानियत होगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कितना कुछ बदल गया। 2 साल पहले मैं प्रिया को देखना तक नहीं चाहती थी, और आज वो मेरी बेटी है, मेरी जान है। कभी कभी शर्मा आंटी कहती हैं, सुनीता, तुझे पछतावा नहीं होता कि तूने परंपरा तोड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं परंपरा की खातिर अपने परिवार को खो देती तो वो पछतावा होता। आज मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं कहती हूँ, सच में मैं खुश हूँ। मेरा बेटा खुश है, मेरी बहू खुश है, मेरे पोते पोती खुश है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हाँ, समाज ने बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों ने मुझे बुरा कहा, पर वो सब बाहर की आवाज़ें थीं। अंदर की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़, वो कहती थी कि मैं सही हूँ, और आज मैं उसी आवाज़ को सुनकर खुश हूँ। पर जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक नया तूफान आया। आदित्य का फ़ोन आया। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोल, मैंने कहा। माँ, प्रिया के गांव में कुछ परेशानी हो रही है। उसके पापा को धमकियां मिल रही हैं, उसने कहा। आवाज़ में चिंता थी। धमकियां? किस लिए? मैंने पूछा। दिल धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण लड़के से की। गांव के कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी औकात से बाहर जाकर रिश्ता किया। आदित्य ने कहा। मेरा खून खौल उठा। ये कैसी बात हुई? किसी की औकात? हम सब इंसान हैं, बराबर हैं। माँ, मैं जानता हूँ, पर गांव में अभी भी ये सोच है, और अब प्रिया बहुत परेशान है। वो अपने पापा के लिए चिंतित है। आदित्य ने कहा। तो क्या करना चाहते हो? मैंने पूछा। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि प्रिया के माँ बाप को यहाँ बैंगलोर बुला लूँ, कुछ महीनों के लिए, जब तक गांव में माहौल शांत नहीं हो जाता, उसने कहा। बिल्कुल सही सोच रहा है, तू ऐसा ही कर, और अगर ज़रूरत हो तो मुझे भी बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मैंने कहा। ठीक है माँ, थैंक यू, उसने कहा। अगले हफ्ते प्रिया के माँ बाप बैंगलोर आ गए, पर स्थिति और खराब हो गई। गांव से खबरें आने लगीं कि कुछ लोग उनका घर तोड़ना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। आदित्य ने पुलिस में शिकायत की, पर गांव की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि ये आपसी मामला है, हम नहीं बोल सकते। प्रिया बहुत टूट गई, रोती रहती, बच्चों को संभाल नहीं पाती। आदित्य भी परेशान रहने लगा। मैं बैंगलोर पहुंची। प्रिया को देखा तो दिल टूट गया। उसका चेहरा सूख गया था, आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। बेटी, मैंने उसे गले लगाया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आदित्य से शादी करके अपने पापा की जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप, बिल्कुल चुप। तूने कोई गलती नहीं की। तूने अपनी जिंदगी जी, अपनी पसंद से शादी की। इसमें गलत क्या है? मैंने कहा। पर माँ जी, पापा को धमकियां मिल रही हैं, लोग उनका घर तोड़ना चाहते हैं, मैं क्या करूं? प्रिया रोती रही। हम कुछ करेंगे, हम उन्हें नहीं जीतने देंगे, मैंने कहा। पर अंदर ही अंदर मैं भी घबराई हुई थी। मैंने प्रिया के पापा से बात की। वो बहुत डरे हुए थे। बहन जी, मुझे लगता है मैंने गलती की। मुझे प्रिया की शादी अपनी जात में करनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। आपने अपनी बेटी की खुशी चुनी। ये सबसे बड़ा काम है, मैंने कहा। पर अब क्या होगा? हमारा घर, हमारी जमीन? उन्होंने पूछा। हम लड़ेंगे, कानूनी तरीके से लड़ेंगे। मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो वकील को जानते हैं, मैंने कहा। मैंने राजेश को फ़ोन किया, सब बताया। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे वकील को जानते हैं जो ऐसे केस लड़ता है। वकील आया, सारी बात सुनी, कहा कि केस मजबूत है, हम जीत सकते हैं, पर वक्त लगेगा। हम कोर्ट गए, केस दायर किया, प्रिया के पापा की सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वो प्रिया के पापा के घर और जमीन की सुरक्षा करे। पर गांव में विरोध बढ़ता गया। कुछ लोगों ने प्रिया के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनके घर नहीं जाता। प्रिया की माँ रोज रोती, बेटी, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू खुश रहे, पर अब हम खुद ही बेघर हो गए। नहीं माँ, आप बेघर नहीं हुए, आप यहाँ हमारे साथ हैं, ये आपका घर है, प्रिया ने कहा। पर कब तक बेटी, कब तक हम तेरे घर में रहेंगे? हमारा अपना घर है, वहाँ जाना है, उसकी माँ ने कहा। मैंने प्रिया की माँ को समझाया, बहन जी, थोड़ा सब्र करो, कोर्ट का फैसला आएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर कोर्ट का केस महीनों खिंचता रहा। एक सुनवाई, फिर तारीख, फिर अगली सुनवाई, फिर तारीख, ऐसे ही चलता रहा। इस बीच गांव में स्थिति और बिगड़ती गई। कुछ लोगों ने प्रिया के घर में तोड़फोड़ की, खिड़कियां तोड़ दी, दरवाजे पर गंदगी फेंक दी, दीवारों पर गालियां लिख दी। जब प्रिया को ये पता चला तो वो बुरी तरह टूट गई। माँ जी, मैं गांव जाना चाहती हूँ, अपना घर देखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अभी नहीं, खतरनाक है, मैंने कहा। पर माँ जी, वो मेरा घर है, मेरे बचपन का घर है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो रोई। आदित्य ने फैसला किया कि वो प्रिया को लेकर गांव जाएगा। मैंने भी साथ जाने की जिद की। हम तीनों गए। प्रिया के पापा भी साथ थे। गांव पहुंचे तो घर की हालत देखकर दिल दहल गया। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काले रंग से लिखा था, नीच लोग, यहां से भाग जाओ। प्रिया ने घर में घुसते ही जमीन पकड़ ली, जोर जोर से रो पड़ी। मेरा घर, मेरा प्यारा घर, इन्होंने क्या कर दिया? मैंने उसे संभाला। बेटी, रो मत, हम इसे फिर से बनाएंगे। पर माँ जी, ये लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा? प्रिया ने पूछा। बेटी, कुछ लोग बदलाव से डरते हैं। जब कोई अलग करता है, आगे बढ़ता है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम नहीं रुकेंगे, मैंने कहा। हम घर की सफाई करने लगे, दीवारों को धोया, टूटे सामान को एकत्र किया, जो कुछ बचा था उसे सहेजा। तभी कुछ गांव वाले आ गए, 10-12 आदमी, सब गुस्से में थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। ये हमारा घर है, हम अपना घर साफ कर रहे हैं, प्रिया के पापा ने कहा। आवाज कांप रही थी। तुम्हारा घर? तुमने अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण में की, अब तुम ब्राह्मण बन गए क्या? दूसरे आदमी ने कहा। बाकी सब हंसे। मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की, इसमें गलत क्या है? प्रिया के पापा ने कहा। गलत यह है कि तुमने अपनी औकात भुला दी। तुम नीच हो, हमेशा नीच ही रहोगे। ब्राह्मण के घर में शादी करके तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे, पहले आदमी ने कहा। मेरा खून खौल उठा। मैं आगे बढ़ी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतने बड़े बड़े आदमी हों पर सोच इतनी छोटी, मैंने कहा। आवाज में गुस्सा था। वो सब मेरी तरफ मुड़े। तुम कौन हो? एक ने पूछा। मैं आदित्य की माँ हूं, प्रिया की सास, और मैं ब्राह्मण हूं, और मुझे गर्व है कि मैंने प्रिया को अपनी बहू बनाया, मैंने कहा, सीधे उनकी आंखों में देखते हुए। वो सब चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे आया। देखो बहन जी, हम आपसे कुछ नहीं कहते,
पर ये लोग हमारे गांव की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, हमारी परंपरा तोड़ रहे हैं। उसने कहा, परंपरा? कैसी परंपरा? जात पात की परंपरा, जो लोगों को बांटती है, जो नफरत फैलाती है। ऐसी परंपरा तोड़नी ही चाहिए, मैंने कहा। बहन जी, आप नहीं समझ रही हैं। हर जात का अपना स्थान है। अगर सब मिलजुल गए तो समाज की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बूढ़े ने कहा, व्यवस्था? ये व्यवस्था क्या है, जो कुछ लोगों को ऊपर बिठाती है और कुछ को नीचे? ये व्यवस्था नहीं, अन्याय है, और अन्याय को खत्म होना ही चाहिए, मैंने कहा। बहन जी, आप बाहर से आई हैं, आपको गांव के रीति रिवाज नहीं पता, एक और आदमी ने कहा। रीति रिवाज? तुम लोग किसी के घर में तोड़फोड़ करते हो, धमकियां देते हो। ये कौन सा रीति रिवाज है? ये तो गुंडागर्दी है, मैंने कहा। वो सब गुस्से में आ गए। एक ने कहा, तुम चुप रहो बहन जी, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बिल्कुल मेरा मामला है। ये मेरे बेटे का घर है, मेरी बहू का घर है, और मैं किसी को इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, मैंने कहा। आदित्य मेरे पीछे खड़ा हो गया, प्रिया भी। तभी कुछ और लोग आ गए, पर ये लोग अलग थे, शांत थे। क्या हो रहा है यहाँ? एक बुजुर्ग महिला ने पूछा। काकी, ये लोग फिर आ गए हैं, हम इन्हें भगा रहे हैं, पहले आदमी ने कहा। भगा रहे हो? किस हक से? ये उनका घर है, बुजुर्ग महिला ने कहा। पर काकी, इन्होंने परंपरा तोड़ी है, एक ने कहा। परंपरा? मैं 60 साल से इस गांव में रह रही हूं। मैंने बहुत सारी परंपराएं देखी हैं, कुछ अच्छी थीं, कुछ बुरी। बुरी परंपराएं तोड़नी चाहिए, बुजुर्ग महिला ने कहा। पर काकी, एक ने कहना शुरू किया। चुप रहो, तुम लोग शर्म नहीं करते? एक बूढ़े आदमी के घर में तोड़फोड़ करते हो, उसकी बेटी को परेशान करते हो। ये कौन सा धर्म है? बुजुर्ग महिला ने डांटा। धीरे धीरे और लोग भी आ गए। कुछ हमारे पक्ष में थे, कुछ विरोध में। बहस होने लगी। एक युवा लड़की आगे आई। मैं भी प्रिया दीदी की तरह पढ़ना चाहती हूँ, अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, पर आप लोग हमें डराते हो। आप प्रिया दीदी को सजा दे रहे हैं ताकि हम बाकी लड़कियां डर जाएं। वो लड़की सही कह रही है। हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहते हैं, पर आप लोग नहीं चाहते कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, एक और आदमी ने कहा। बहस तेज हो गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ ने धमकियां दी, पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हो गए। तभी पुलिस की गाड़ी आई। 2 सिपाही उतरे। क्या हो रहा है यहाँ? एक सिपाही ने पूछा। साहब, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर में तोड़फोड़ की, अब हमें भगाना चाहते हैं, प्रिया के पापा ने कहा। क्या कोई शिकायत है आपकी? सिपाही ने पूछा। हाँ साहब, कोर्ट में केस भी है, और कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करे। प्रिया के पापा ने कागजात दिखाए। सिपाही ने कागजात देखे, फिर भीड़ की तरफ मुड़ा। सुनो सब लोग, कोर्ट का आदेश है, कोई इस घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना कार्रवाई होगी, सिपाही ने कहा। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। कुछ लोग गालियां देते हुए चले गए, पर कुछ लोग रुक गए। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि कुछ लोग इतना आगे निकल जाएंगे। हम तोड़फोड़ के खिलाफ हैं, एक आदमी ने कहा। बुजुर्ग महिला हमारे पास आई। बेटी, तू घबरा मत, गांव में सब बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, हम तेरे साथ हैं। प्रिया ने उनके पैर छुए। थैंक यू काकी। उस दिन के बाद गांव में माहौल थोड़ा बदला। सब लोग तो हमारे पक्ष में नहीं आए, पर कुछ लोग जरूर आए, खासकर युवा लोग और औरतें। अगले कुछ महीने हम घर की मरम्मत करते रहे, नए दरवाजे लगाए, खिड़कियां ठीक कराईं, दीवारों को पोता, घर को फिर से रहने लायक बनाया। कोर्ट में केस चलता रहा। आखिरकार 6 महीने बाद फैसला आया। कोर्ट ने प्रिया के पक्ष में फैसला दिया। कहा, किसी को भी अंतर्जातीय शादी करने का अधिकार है और किसी को भी इसके लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गांव के कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया और पुलिस को आदेश दिया कि वो प्रिया के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
जब फैसले की खबर आई तो हम सब बहुत खुश हुए। प्रिया ने मुझे गले लगाया। माँ जी, हम जीत गए। हाँ बेटी, सच की जीत हुई, न्याय की जीत हुई, मैंने कहा। पर ये सिर्फ कोर्ट की जीत नहीं थी, ये सोच की जीत थी, परंपरा पर प्रेम की जीत थी, जात पात पर इंसानियत की जीत थी। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। कुछ और परिवारों ने अंतरजातीय शादियों को स्वीकार किया, कुछ लड़कियों ने पढ़ाई जारी रखी, कुछ औरतों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। बदलाव धीमा था पर हो रहा था, और यही काफ़ी था। आज से 5 साल बाद की बात है। आर्यन अब 10 साल का हो गया है, आराध्या 8 साल की। दोनों स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, होशियार हैं, संस्कारी हैं। प्रिया के माँ बाप वापस अपने गांव चले गए। अब वहाँ माहौल बेहतर था, लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था, कुछ तो अब दोस्त भी बन गए थे। घर ठीक हो गया था, जमीन सुरक्षित थी, आदित्य की नौकरी में तरक्की हो गई थी। अब वो सीनियर मैनेजर था, अच्छी तनख्वाह थी। उन्होंने बैंगलोर में एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया था, 3 कमरों का। एक कमरा मेरे लिए रखा हुआ था। मैं साल में 4-5 बार बैंगलोर जाती, 3-4 महीने रहती, बच्चों को पढ़ाती, कहानियाँ सुनाती, प्रिया के साथ रसोई में काम करती। हम माँ बेटी की तरह रहते। प्रिया ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो घर संभालती थी, बच्चों को देखती थी। पर उसने एक छोटा सा काम शुरू किया था, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती थी। गांव की गरीब बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाती थी। उसका सपना था कि हर लड़की पढ़े, आगे बढ़े। एक दिन आर्यन स्कूल से आया, उदास था। क्या हुआ बेटा? मैंने पूछा। दादी, आज स्कूल में एक लड़का मुझसे लड़ा, उसने कहा। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। वो कह रहा था कि मैं अधूरा ब्राह्मण हूँ क्योंकि मेरी माँ ब्राह्मण नहीं है। उसने मुझे बुरा भला कहा, आर्यन ने कहा। आंखें भर आईं, मेरा दिल दुख गया। इतने साल बाद भी जात पात का जहर बच्चों तक पहुंच रहा था। मैंने आर्यन को गोद में बिठाया। सुन बेटा, तू ना अधूरा है ना पूरा, तू बस आर्यन है, एक अच्छा लड़का, एक होशियार बच्चा। तेरी माँ कौन सी जात की है, इससे तेरी कोई पहचान नहीं बनती, तेरे काम से तेरी पहचान बनती है। पर दादी, वो लड़का बोल रहा था कि ब्राह्मण सबसे बड़े होते हैं, आर्यन ने कहा। बेटा, कोई जात किसी से बड़ी नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। जात पात तो इंसानों ने बनाई है, और जो इंसानों ने बनाया है वो इंसान तोड़ भी सकते हैं, मैंने समझाया। तो मुझे उस लड़के को क्या कहना चाहिए? आर्यन ने पूछा। उससे कहे कि मेरी माँ एक इंजीनियर है, पढ़ी लिखी है, मेहनती है, प्यारी है, और मुझे उस पर गर्व है। जात से कोई बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है, मैंने कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दादी, मैं कल उससे यही कहूँगा। अगले दिन आर्यन खुश होकर घर आया। दादी, मैंने उस लड़के से वही कहा जो आपने बताया था, और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने पूछा। टीचर ने सुन लिया, उसने उस लड़के को डांटा, कहा कि स्कूल में जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, सब बच्चे बराबर हैं, आर्यन ने कहा। खुशी से उछल रहा था। मैंने उसे गले लगाया। शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। उस रात प्रिया ने मुझसे कहा, माँ जी, मुझे डर लगता है, बच्चों को समाज में क्या क्या सुनना पड़ेगा। बेटी, सुनना तो पड़ेगा, पर हम उन्हें इतना मजबूत बना देंगे कि वो सुनकर टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, मैंने कहा। आप सच कहती हैं माँ जी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया होता तो क्या होता? प्रिया ने कहा, तो मैं अकेली होती, दुखी होती, और तुम भी दुखी होते। पर अब हम सब साथ हैं, खुश हैं, यही तो जरूरी है, मैंने कहा। कुछ महीने बाद दिल्ली में एक बड़ा समारोह था। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों का सम्मान किया जाना था। आदित्य और प्रिया को भी बुलावा आया। माँ, तुम भी चलोगी ना? आदित्य ने पूछा। हाँ बेटा, जरूर चलूंगी, मैंने कहा। हम सब दिल्ली आए। समारोह एक बड़े हॉल में था।
सैकड़ों लोग थे। कई जोड़े थे जिन्होंने अंतरजातीय शादियां की थीं। कुछ ने अंतरधार्मिक शादियां की थीं। एक एक करके सबका सम्मान किया गया। जब आदित्य और प्रिया का नाम पुकारा गया तो मेरा सीना गर्व से फूल गया। वो दोनों मंच पर गए, माला पहनाई गई, सम्मान पत्र दिया गया। फिर प्रिया से कुछ बोलने को कहा गया। प्रिया माइक के पास आई, थोड़ी घबराई हुई थी, फिर बोलने लगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। मैंने 5 साल पहले आदित्य से शादी की थी, अंतरजातीय शादी। मुझे पता था कि मुश्किलें आएंगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी मुश्किलें आएंगी। सबने ध्यान से सुना। मेरे गांव में लोगों ने मेरे परिवार का बहिष्कार किया, हमारे घर में तोड़फोड़ की, धमकियां दी, पर हमने हार नहीं मानी। हम लड़े, कानूनी तरीके से लड़े और जीते। तालियां बजी। पर सबसे बड़ी मुश्किल थी मेरी सास को स्वीकार करवाना। वो ब्राह्मण थीं, मैं नहीं थी। उन्हें मेरी शादी पसंद नहीं थी। कई महीने उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। सब चुप थे, मेरी तरफ देख रहे थे। पर फिर एक दिन सब बदल गया। उन्होंने अपना दिल खोला, मुझे स्वीकार किया, मुझे अपनी बेटी बनाया। और आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सास मिली है। मेरी आंखें भर आईं। लोग मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। माँ जी, थैंक यू। आपने मुझे स्वीकार किया, मुझे प्यार दिया, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। प्रिया ने कहा, रो रही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिर माइक मेरी तरफ बढ़ाया गया। आप भी कुछ कहेंगी? मैंने माइक लिया, मंच पर गई, प्रिया को गले लगाया, फिर बोलने लगी। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने अंतरजातीय शादी की है तो मैं टूट गई थी। सबने ध्यान से सुना। मुझे लगा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया, परंपरा तोड़ी, समाज का अपमान किया। मैंने प्रिया को स्वीकार करने से मना कर दिया। महीनों तक आदित्य से बात नहीं की। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, पर फिर एक दिन मैंने अपने पोते को देखा, उसे गोद में लिया और उस पल मुझे समझ आया, जात पात से बड़ा प्यार होता है, परंपरा से बड़ा परिवार होता है। तालियां बजीं। आज मैं कह सकती हूँ कि प्रिया को स्वीकार करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। उसने मुझे बेटी का प्यार दिया, मेरे बेटे को खुश रखा, मेरे पोते पोती को अच्छे संस्कार दिए। और तालियां। मैं उन सब माता पिता से कहना चाहती हूँ जो अपने बच्चों की अंतरजातीय शादी से नाराज हैं। कृपया एक मौका दीजिए, अपने दिल को खोलिए, अपनी सोच को बदलिए। जात पात एक बनावटी चीज है, असली चीज प्यार है, इंसानियत है। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। मैं मंच से उतरी। आदित्य और प्रिया ने मुझे गले लगाया। हम तीनों रोए, खुशी के आंसू। समारोह के बाद कई लोग मेरे पास आए। कुछ ने कहा कि उनकी भी यही समस्या है, उनके बच्चों ने भी अंतरजातीय शादी की है, पर वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैंने सबको यही कहा, एक मौका दीजिए, अपने दिल की सुनिए, समाज की नहीं। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आपने बहुत हिम्मत की। मेरे बेटे ने भी ऐसी ही शादी की थी। मैंने उसे घर से निकाल दिया था। आज 5 साल हो गए, उससे बात नहीं की। क्यों? मैंने पूछा। शर्म आती थी, समाज का डर था। पर आज आपको सुनकर लगा कि मैंने गलती की। उन्होंने कहा, रो रही थीं। तो अब भी वक्त है, उसे फोन कीजिए, उससे मिलिए, माफी मांगिए, देर नहीं हुई है। मैंने कहा, क्या वो माफ करेगा? उन्होंने पूछा। माँ को हर बच्चा माफ कर देता है, बस आपको पहला कदम उठाना होगा। मैंने कहा।
उन्होंने मुझे गले लगाया। थैंक यू, आज आपने मुझे हिम्मत दी। उस दिन के बाद मेरे पास कई फ़ोन आने लगे। कई लोगों ने सलाह मांगी, कुछ ने अपनी कहानियां बताईं। मैंने सबको वही कहा, प्यार को जीतने दीजिए, जात पात को हारने दीजिए। धीरे धीरे मैं इस काम में जुड़ती गई। अब मैं अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने वाली एक संस्था से जुड़ गई हूँ, जहाँ ऐसे जोड़ों को सलाह दी जाती है, उनके परिवारों से बात की जाती है, उन्हें समझाया जाता है। आज मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक और परिवार जुड़ गया, एक और दिल जीत गया। राजेश कहते हैं, दीदी तू बदल गई है। पहले तू सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अब दूसरों के बारे में सोचती है। मैं मुस्कुराती हूँ। हाँ भाई, प्रिया ने मुझे बदल दिया। उसने मुझे सिखाया कि असली धर्म प्यार है, असली परंपरा इंसानियत है। आज आर्यन और आराध्या बड़े हो रहे हैं। वो दोनों जानते हैं कि उनकी माँ और दादी अलग जात से हैं, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि वो एक परिवार है और परिवार में प्यार होता है, जात पात नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मैंने उस दिन आदित्य को माफ नहीं किया होता तो क्या होता? अगर मैंने प्रिया को स्वीकार नहीं किया होता तो क्या होता? तो मैं अकेली होती, दुखी होती, मेरे पोते पोती नहीं होते, मेरी बेटी नहीं होती, मेरी खुशी नहीं होती। पर मैंने हिम्मत की, मैंने अपनी सोच बदली और आज मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। आज सुबह प्रिया का फोन आया। माँ जी, एक खुशखबरी है। क्या बेटी? मैंने पूछा। मैं फिर से गर्भवती हूँ, उसने कहा। आवाज में खुशी थी। मेरा दिल बाग बाग हो गया। वाह बेटी, बहुत खुशी की बात है। कब आ रही हो दिल्ली? अगले महीने, आदित्य की छुट्टियां हैं, हम सब आएंगे, उसने कहा। आ जा बेटी, तुझे देखने को दिल तड़प रहा है, मैंने कहा। फोन रखने के बाद मैं पूजा घर में गई। भगवान के सामने बैठ गई, हाथ जोड़े। हे भगवान, शुक्रिया, तूने मुझे इतना कुछ दिया। एक अच्छा बेटा, एक प्यारी बहू, 2 नन्हे पोते पोती और अब एक और। तेरी बड़ी कृपा है। मैंने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, आरती की। मन में शांति थी, दिल में खुशी थी। आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो हैरान होती हूँ। 5 साल पहले मैं एक कट्टर ब्राह्मण महिला थी, जात पात में विश्वास रखती थी, परंपरा का पालन करती थी। और आज मैं एक ऐसी महिला हूँ जो जात पात के खिलाफ लड़ती है, जो प्यार को बढ़ावा देती है, जो परिवार को परंपरा से ज्यादा महत्व देती है। ये बदलाव आसान नहीं था, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, समाज से लड़ना पड़ा, अपने आप से लड़ना पड़ा। पर आज जब मैं अपने परिवार को देखती हूँ तो लगता है कि हर तकलीफ सार्थक थी। शाम को मैं छत पर गई। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मन में एक संतोष था, एक शांति थी। मैंने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी, अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी सोच को बदला और आज मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो जात पात में विश्वास रखते हैं, जो अंतरजातीय शादियों के खिलाफ हैं। पर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हर दिन कोई न कोई अपनी सोच बदल रहा है, हर दिन कोई न कोई प्यार को चुन रहा है। और मैं इस बदलाव का हिस्सा बनकर खुश हूँ। मैं उन लोगों की मदद करके खुश हूँ जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। रात हो गई, तारे निकल आए। मैं अभी भी छत पर बैठी थी, मन में बहुत सारी यादें आ रही थीं। वो दिन जब आदित्य ने पहली बार फ़ोन किया था, वो दिन जब मैंने प्रिया को पहली बार देखा था, वो दिन जब मैंने आर्यन को पहली बार गोद में लिया था। हर याद प्यारी थी, हर पल कीमती था। मैंने फ़ोन निकाला, प्रिया को मैसेज किया, बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मेरी बेटी है, मेरी जान है।
थोड़ी देर बाद जवाब आया, माँ जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी माँ हैं, मेरी सब कुछ हैं। मैं मुस्कुराई, दिल भर आया। फिर मैंने आदित्य को मैसेज किया, बेटा, तुझे बहुत याद आ रही है, जल्दी आना। जवाब आया, माँ, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ, अगले महीने पक्का आऊँगा। मैंने फ़ोन रख दिया, आंखें बंद की, मन में एक प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, उन्हें स्वस्थ रखना और उन्हें हमेशा प्यार से भरा रखना। फिर मैं उठी, नीचे आई, पूजा घर में गई। दिया बुझा रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने शर्मा आंटी खड़ी थी, हाथ में एक डिब्बा था। ये क्या है? मैंने पूछा। गाजर का हलवा। मैंने सोचा तू अकेली है, साथ बैठकर खाएंगे, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराई। आओ अंदर। हम दोनों बैठक में बैठे, हलवा खाया, बातें की, हंसे। सुनीता, तू बहुत बदल गई है, शर्मा आंटी ने कहा। कैसे? मैंने पूछा। पहले तू हमेशा परेशान रहती थी, अब हमेशा खुश रहती है। तेरे चेहरे पर एक चमक है, उन्होंने कहा। खुशी मिल गई है मुझे, परिवार मिल गया है, प्यार मिल गया है। इससे बड़ी चमक क्या हो सकती है? मैंने कहा। सच कहती है तू, प्यार से बड़ा कुछ नहीं, शर्मा आंटी ने कहा। वो चली गई तो मैं सोने चली गई। बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद की, नींद आने लगी। सोने से पहले आखिरी ख्याल आया। जिस दिन मैंने 7वें महीने की गर्भवती प्रिया को देखा था, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। पर असल में उस दिन मेरी नई दुनिया शुरू हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां जात पात नहीं, सिर्फ प्यार है, सिर्फ परिवार है, सिर्फ खुशी है। और आज मैं उसी दुनिया में जी रही हूं। खुश हूं, संतुष्ट हूं, पूर्ण हूं। यही मेरी कहानी है, एक माँ की कहानी जिसने परंपरा से ज्यादा प्यार को चुना, जात पात से ज्यादा परिवार को चुना, और आज वो खुश है।